Yeah, just a minute. कई घंटों से पढ़ना है हमने। जी। कई घंटों तक बंगाली भाषा में वार्तालाप और प्रेम पूर्ण मुस्कुराहटों एवं अनंतपूर्ण दृष्टिपातों के आदान प्रदान के बाद हमने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे विदा ली। उन्होंने इतना लंबा दर्शन दिखाया कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई ये हमने पिछली बार पढ़ा था। जो उनके सचिव उनके साथ गए थे, मिस्टर राइट था उनका नाम, उन्होंने ये सारा व्याख्यान किया था। और आनंदपूर्ण दृष्टिपातों, एक ये दूसरे हम पर पढ़ प्रेम भरी चुके स्नेह हैं। भरी। सॉरी बट आई थिंक इसके बाद वो छाते की बात आई थी, कालीन की आई थी, व्यागचर्म, पुराने फटे हुए कालीन, नीचे का सेकंड अच्छा, लास्ट ये मैंने पैराग्राफ। नहीं पढ़ा था। हाँ, ये शायद अच्छा, आपने पढ़ा सॉरी था सॉरी, सीता। ये हो सकता है क्योंकि ये हो चुका हम्म। है पेज। ये हाँ, नेक्स्ट यस यस। 24। हाँ, हाँ, यहाँ यहाँ से से पढ़ना शीतल ने है। कंटिन्यू करिए। उनके आप ठीक बुक है, करिए। से। ओके। असुविधा के लिए खेद है। श्री रामपुर और कोलकाता से अवकाश मिलते ही मैं श्री राइट के साथ रांची के लिए रवाना हो गया। कितना भव्य स्वागत हुआ वहां, एकदम हृदय स्पर्शी। मेरी 15 वर्षों की अनुपस्थिति, 15 वर्ष की अनुपस्थिति में विद्यालय की ध्वजा को फहराती रखने वाले निस्वार्थी शिक्षकों को गले लगाते समय मेरी आंखें छलछला उठी। अभी अपने विद्यालय में पहुंचे हैं जहां पर वो सिखाया करते थे। और देखो ये चित्र कहाँ का है। परमहंस योगानंद मध्य में बैठे हुए, श्री युक्तेश्वर जी खड़े हुए के साथ श्री रामपुर। अच्छा, ये आश्रम का चित्र है। आंखें छलछला उठी। आश्रमवासी छात्रों के और प्रतिदिन अपने घर से आने वाले छात्रों के दमकते चेहरे और प्रफुल्ल मुस्कुराहटें उन्हें मिलने वाली शिक्षा और योग प्रशिक्षण की उपयुक्तता के पर्याप्त प्रमाण थे। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जो आश्रम शब्द होता है, योगा आश्रम, आश्रम, जब इसका जिक्र होता है तो एक सादगी, सरलता, सौम्यता, ये तीनों चीजें, धीरे धीरे चलना, ऐसे चलना कि आपके पैरों की भी आवाज नहीं आ रही, शरीर पर गजब का कंट्रोल, शरीर के अंगों पर यूं लहराते हुए, छलछलाते हुए, फरफराते हुए शरीर नहीं, एकदम संयमित, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, कि मैं जो एक कदम भी भर रहा हूँ ये इसका भी एक मतलब है। इस दृश्य के बारे में मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। जब इलाहाबाद में, प्रयागराज में हम गए थे, वहां पे जो सत्य सत्यदेव जी वहां पर जो गुरु थे, वहां पे मतलब जो आश्रम को चलाते हैं और सिखाते हैं, उनके साथ एक झुंड होता था बच्चों का, यंगस्टर्स का। यंगस्टर्स बोले तो फोर्थ फिफ्थ के बच्चे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, 18 19 20 25 35, ऐसे एक समूह उनके साथ रहता था। और वो बच्चे कुर्ते में थे, सारे बच्चे कुर्ते में होते थे और साथ में लोअर होता था उनका। किसी किसी बच्चे ने जीन्स भी डाल रखी होती थी, किसी किसी बच्चे ने साधारण लोअर डाला होता था। और बच्चे सब होते कुर्ते में थे, लड़कियां भी लड़के भी। कुर्ता, लड़के तो कुर्ते धोती में होते थे। तो वो जो बच्चियां थी वहां पर, वो कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रही थी, वो कैमरे भी ऑपरेट कर रही थी, वो मोबाइल्स भी ऑपरेट कर रही थी, जब पूरा सारा रिकॉर्डिंग्स भी चलती थी वो भी ऑपरेट कर रही थी। किसी के मुंह में कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि ऐसे कोई बहुत भयंकर बड़ा हॉल नहीं था। हाँ, काफी बड़ा था, बट इतना था कि सब एक दूसरे को एक्सेस कर पा रहे थे, सुन पा रहे थे। कोई होता है ना एक शोर, जैसे जनरली हम लोग जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे हम रोज ही क्यों ना करते हो, चाहे हम सबको ड्यूटियाज पता हो, पर ना एक उच्छृंखलता रहती है। ये तार पकड़ाइयो जरा, वो प्लग लगा दिया तूने, एकदम टाइम पे शुरू करना। होता है ना, हम हिदायत देते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, बताते रहते हैं, फियर में रहते हैं, गड़बड़ ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो एक ही बात को हम चार चार बार इंस्ट्रक्ट करते हैं।
हालांकि बच्चे ठीक कर रहे होते हैं, हर व्यक्ति अपना काम सही कर रहा होता है, पर हम इंस्ट्रक्शन बार बार देते हैं, हमें भय रहता है कि खराब ना हो जाए। गुरु का काम है खराब। हेलो। हम्म। तो वहां पर हमने क्या देखा कि कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई किसी को आवाज नहीं दे रहा, कोई ओए ओए नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और सब कुछ ऐसे स्वचालित हो रहा है जैसे वो शरीर नहीं मशीनें हैं। जैसे उनके मतलब वो इतने ज्यादा अपने ऊपर उनका कंट्रोल है, और इतने ज्यादा वो इन सब डर भर से बाहर हैं कि वो बहुत अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो ये जो इन्होंने अभी चित्र में भी देखो आप, एक साधारण सा आपको यहाँ पे भी एक चित्रित होता हुआ दिखेगा। सब लोग जो देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जमीन पर बैठे, जब जमीन पर बैठते हैं चौकड़ी मारते हैं, तो जो हमारी पिंडली होती है जिसमें हमारा दूसरा हृदय होता है, सेकंड हार्ट होती है हमारी पिंडलियां, तो उनको हम क्रॉस करके दबा के ब्लड सर्कुलेशन को लोअर एरिया में कम करके और ऊपर की तरफ बढ़ा कर, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। साइंस हर चीज के पीछे है। हर चीज के पीछे मैजिक है, हर चीज के पीछे साइंस है। तो ये सारी चीजों से इस समय हम बाहर हैं। हम जितने भी लोग क्लास में भी हैं, हम लोग इस सारी व्यवस्था से ही बाहर हैं। हमने अपनी एक मॉडर्न दुनिया बना ली है, अपना खाका तैयार कर लिया है, अपने रूल्स रेगुलेशंस बना लिए हैं, अपने सोने उठने के टाइम बना लिए हैं, अपने खाने पीने के टाइम बना लिए हैं। कोई हमें बताता है या सिखाता है तो हम एकदम खाने को पढ़ते हैं उसको। डोंट टेल अस, आई एम पीएचडी, आई एम डॉक्टर, तुम मुझे सिखा रहे हो, आई एम द मास्टर ऑफ द मास्टर, तुम मुझे सिखा। मतलब हमारी ईगोज इतनी बढ़ चुकी हैं कि वी आर नॉट रेडी टू लर्न, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स सो कामली। हम कभी एक्सेप्ट जोन में कब आते हैं, जब वी आर मतलब वी फॉलन वेरी सिक, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परिस्थितियां हाथों से बाहर निकल जाती हैं। देन वी थिंक कि हाँ हम सुन सकते हैं, यस वी कैन। क्यों? क्योंकि तब लाचारी वाली स्टेज आती है, उसके बाद हम सुनने को तैयार होते हैं, उससे पहले हम नहीं सुनते। ये हम सबका ही मॉडल बन चुका है। अभी हम सब लोग किस मॉडल में चल रहे हैं, और हमारे बाद की 30 साल का वाली जनरेशन किस मॉडल में आने वाली है, शारीरिक फिजिकली भी और मेंटली भी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये किताबें पढ़ के हम वी कैन डिफरेंशिएट द थिंग्स कि उस टाइम, ये तो बहुत पहले की पढ़ रहे हैं हम, 1970s में चले गए, 23 में चले गए, उसके बाद हम लगभग 100 साल के बाद 2025 में इसे पढ़ रहे हैं, और हम अपनी व्यवस्था देखें और इसके 100 साल के बाद ये व्यवस्था कहाँ जाने वाली है। जबकि आप मोबाइल में देखते हो तो आप बता नहीं सकते ये एआई वाला बंदा है कि ओरिजिनल बंदा बैठा हुआ है। ऐसे में क्या होने वाला है, ऐसे में क्या होने वाला है। घर से आने वाले छात्रों के दमकते चेहरे और प्रफुल्ल मुस्कुराहटें उन्हें मिलने वाली शिक्षा और योग प्रशिक्षण की उपयुक्तता के पर्याप्त प्रमाण थे। जी मैम। परंतु अफसोस, यह सब होते हुए भी रांची विद्यालय को भीषण अर्थ संकट का सामना, क्योंकि इनके साथ काफिला नहीं होता। जो लोग इस रास्ते पे होते हैं वो अकेले, वो तब भी अकेले थे, वो आज भी अकेले हैं। आज भी कोई भीड़ नहीं है, आज भी ये रास्ता अकेले की ही यात्रा है, और ये कठिनाइयों से जूझते हुए ही निकलेगी। आज के 100 साल के बाद तो ये सब समूह मतलब इसका वही गायब ही होने वाली है ये, पूर्णतः ही गायब होने वाली है। जो मुट्ठी भर ऊंचे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, दूसरे में 5 मिला के बस ये 10 उंगलियों जितना ही काउंट रहने वाला है। जिस तरह से प्रगति हो रही है और जिस तरह से जो दिमाग है वो मैन्युपुलेट हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को पिछड़ा कहा जा रहा है। जो लोग ये योग कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं या आध्यात्मिक हो रहे हैं, उनको पिछड़ा कहा जा रहा है। आज भी पिछड़ा कहा जा रहा है, तो तब तो 100 साल के बाद तो जब इतना मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, तब तो ये कहाँ ही ठहरने वाले हैं। धन का, अर्थ का बहुत अधिक सामना करना पड़ रहा था। कासिम बाजार के पुराने महाराजा सर मणिंद्र चंद्र नंदी, जिनका राजमहल विद्यालय भवन बन गया था और जिन्होंने कई बार विपुल दान भी दिया था, अब स्वर्ग से धार चुके थे। जो राजा इसको केयर टेकर वहां के थे, वो अब चले गए थे। पर्याप्त जन सहयोग न मिलने के कारण विद्यालय के अनेक लोकोपकारी अंग दारुण संकट में थे। क्यों ब्रह्मचारी रखेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ये हमारे बच्चों को ब्रह्मचारी बना देंगे, ये उन्हें पता नहीं किस उनकी मनोदशा चेंज कर देंगे, अरे अरे ये तो विधि के विधान के खिलाफ ही चले जाएंगे,
इसलिए भी लोग भयभीत थे, इसलिए भी भयभीत थे, आज भी भयभीत हैं आध्यात्मिकता में भेजने से लोग। आज टिल टुडे ये सेम है कि ज्यादा आध्यात्मिकता में चला गया तो कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाए, जबकि हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ ये कि आपको ब्रह्मचार्य रखना है। उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं कि विवाहित भी हो सकते हो, ब्रह्मचारी भी हो सकते, पर लोगों के मन का भय है, क्योंकि तब जो व्यक्ति इस स्टडी में जाता है, ये उसकी चॉइस होती है कि उसको ब्रह्मचार्य रखना है या विवाह करना है, ये चॉइस होती है। तो इसलिए लोग डरते हैं कि अगर उसने उधर जाना चूज कर लिया तो, क्योंकि जब यथार्थ का ज्ञान होता है तो हर कोई कहता है कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूं, जब यथार्थ का ज्ञान होता है। अभी नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है कि भैया शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही। इतने वर्ष अमेरिका में मैंने उसके व्यवहारिक ज्ञान और बाधाओं का डटकर सामना करने के गुणों में से कुछ ना कुछ आत्मसात, दोबारा से लेंगे। इतने वर्ष अमेरिका में मैंने उसके व्यवहारिक ज्ञान और बाधाओं का डटकर सामना करने के गुणों में से कुछ ना कुछ आत्मसात किए बिना ही नहीं बिता दिए थे। किए बिना ही नहीं, मतलब मैंने आत्मसात किया था। जो भी अमेरिका में भी उनको, उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान दिया या उनको जो बाधाएं आई इस मार्ग पे चलने के लिए, जैसे कि ये कांटों भरा मार्ग है, आध्यात्मिकता सरल नहीं है, ये कांटों भरी है, ये कठिन है, क्योंकि ये लेने में नहीं देने में बिलीव करती है। यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ के विधि विधान अलग हैं, कायदा कानून की किताब ही अलग है। हम जब अपनी भौतिक दुनिया में जाते हैं तो आण दे आण दे आण दे में बिलीव करते हैं, जो मर्जी आण दे। यहाँ हम जान दे में बिलीव करते हैं कि मैं क्या, देश मैं पैदा हुआ तो मैं क्या दे रहा हूँ देश को, समाज को, परिवार को, लोगों को। मैं अपना कर्ज कैसे चुका रहा हूँ। और जब हम भौतिक उसमें हैं तो बहिरंगी शक्ति से लिप्त है, तो हम बोलेंगे मेरे को दुनिया क्या दे रही है, मेरे को क्या गिफ्ट मिल रहे हैं, मेरे को कौन से कॉलेज में भेजा मेरे माँ बाप ने, अच्छा मुझे इस कॉलेज में पढ़ाया, मुझे उसमें क्यों नहीं पढ़ाया। बच्चे लड़ रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे पेरेंट्स से, मुझे यहाँ क्यों भेजा, वहां क्यों नहीं भेजा। मतलब ये सब उनके भीतर आपस में चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बाधाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मैंने आत्मसात किया। 1 सप्ताह तक मैं नाना जटिल समस्याओं से जूझते हुए रांची में रहा। नाना जटिल समस्याएं जो रांची के स्कूल में उनको आई। उसके बाद कोलकाता के प्रमुख नेताओं, शिक्षाविदों से मेरी भेंट का क्रम शुरू हो गया। कासिम बाजार के नए युवा महाराजा से भी मैंने लंबी बातचीत की। पिताजी से भी मैंने सहायता के लिए अनुरोध किया, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि रांची विद्यालय रांची विद्यालय की लड़खड़ाती नींव फिर से स्थिर होने लगी। कुछ लोगों ने दान दे दिया। ठीक समय पर मेरे अनेक अमेरिका शिष्यों ने भी दान दिया, वहां से भी इनको दान मिल गया। भारत लौटने के बाद कुछ ही महीनों में रांची के विद्यालय की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री कर पाने की खुशी भी मुझे मिल गई। इस प्रकार चिरस्थायी निधि युक्त शिक्षा केंद्र का मेरा जीवन स्वप्न साकार हो गया। मेरे इसी स्वप्न ने 1917 में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ इस विद्यालय की शुरुआत करने में मुझे प्रेरित किया था। इस विद्यालय ने 1917 में केवल 7 विद्यार्थी थे। योगदास सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय के नाम से चल रहे इस विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च स्तर के कक्षा वर्ग खुले प्रांगण में चलते हैं। आवासीय और दीवाकालिक दोनों ही प्रकार के छात्रों को कोई ना कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। के प्रांगण में आवासीय और दीवाकालिक, मतलब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो लोग डेली अप एंड डाउन करते हैं, दोनों को ही कुछ ना कुछ वहां पर शिक्षण मिलता था। स्वायत्त समितियों के माध्यम से अपने अनेक कार्यकलापों का छात्र स्वयं ही परिचालन करते थे। स्वायत्त समितियों के माध्यम से बच्चे अपने आप ही मैनेज करते थे। बच्चे अपने आप ही आंगन साफ करते हैं, आंगन बुहारते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, और किताबें व्यवस्थित करना, रखना, लाइब्रेरी मैनेज करना, बहुत सारी चीजें जनरली इन स्कूलों में, इन यौगिक स्कूलों में ये सारी कार्यवाही जो है ये बच्चे खुद ही करते हैं। जनरली आप सरकारी स्कूलों में चले जाओ, वहां पे भी यही हो रहा होता है, स्वयं ही करते हैं बच्चे, खुद ही करते हैं सारी चीजें मैनेज। अपने शिक्षक जीवन के प्रारंभ में ही यह बात मेरे ध्यान में आ गई थी कि बच्चों को जहां शिक्षकों को मात देने में नटखट आनंद मिलता था, वहीं अपने साथी छात्रों द्वारा बनाए गए नियमों का वे खुशी खुशी पालन करते थे।
टीचर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो बच्चों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है, रूल्स तोड़ने में बड़ा मजा आता है बच्चों को। एक अलग आनंद की प्राप्ति। हम सब जितने लोग बैठे हैं क्लास में, हम सब सब रूल तोड़ते थे, पिटते भी थे, डांट भी पड़ती थी, झापड़ भी पड़ते थे, मुर्गे भी बनते थे, कमरे में भी बंद हो जाते थे, मुंह में मिर्ची भी डलती थी, खाना भी नहीं मिलता था, फिर भी करते थे। क्या आनंद था, क्या आनंद की पराकाष्ठा थी। और फिर भी हंसते थे, फिर भी हंसते थे, झापड़ खाने के बाद भी हंसते थे। फिर मम्मी पापा क्या बोलते थे, कितना ढीठ बच्चा है, दांत फाड़ रहा है इतनी मार खाने के बाद। चोट भी नहीं लगती थी, दर्द भी नहीं होता था। अजीब सा ही मौसम होता है बचपन का, अजीब सा ही। आज के बच्चों के बचपन की बात नहीं कर रही, अपने टाइम के बच्चों जितने लोग हम लोग क्लास में बैठे हैं, इसमें ज्यादातर छोटे बच्चा कोई भी नहीं है, सब 30+ के आसपास है। कोई से छोटा है तो आवाज उठा सकता है। तो हम सब के जमाने में तो यही होता था। और इतनी आंखों में वो होती थी कि सुबह पिटे, शाम को फिर खीसे निपोर रहे हैं और हंस रहे हैं। और माँ बाप हैरान होते थे, कितनी ढीठ बच्चे हैं, इतनी कुट खाने के बाद तो जानवर भी सीधा हो जाता है, इन्हें असर ही नहीं होता। और वाक्य में असर नहीं होता था। और ये जो बच्चे विद्यालय के बच्चों की बात कर रहे हैं, इनको भी कह रहे हैं कि जब टीचर कोई नियम बनाता था तो इन्हें मजा आता था तोड़ने में। बट अगर कोई नियम बच्चे ने किसी ने बनाया है, जैसे स्कूल का हेड बॉय हेड गर्ल कोई रूल बनाता था ना, बच्चे फटाफट फॉलो करते हैं उसको, यस सर, यस सर, यस मैम। उसको फॉलो करने में बच्चों को एक अलग आनंद आता था कि मेरी पार्टी के बच्चों ने ये रूल बनाया, ये किसी टीचर ने नहीं बनाया। सेम चीज वो यहाँ पर बता रहे हैं। साथी छात्रों द्वारा बनाए गए नियम खुशी खुशी। मैं स्वयं भी कभी आदर्श छात्र नहीं रहा था। मैं भी यहाँ कन्फेस करूंगी, मैं भी कभी आदर्श छात्र नहीं थी। अतः और आप सब लोग भी नहीं हो गए यकीनन। अतः बच्चों की सब शरारतों और समस्याओं के प्रति मेरे हृदय में सदा पूर्ण सहानुभूति रहती थी। दो तरह के शिक्षक होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि वो हर टाइम बच्चों को सिखाते रहते हैं, हर टाइम उनके अंदर एक नस डेवलप हो जाती है कि मुझे, मैं सिखाने के लिए बना हूं क्योंकि मैं टीचर हूँ। एक होते हैं जो बच्चों के साथ जेल होके काम करते हैं, उनकी बुराइयों को इग्नोर करते हैं, अच्छाइयों को ऊपर लाते हैं। और एक होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कि तनख्वाह लेते हैं और घर आ जाते हैं। 3 तरह के टीचर्स होते हैं, सब जगह होते हैं, चाहे कितनी अच्छी से अच्छी जगह और चाहे कितनी बुरी से बुरी जगह। पढ़ाने की जगह तो खैर बुरी कभी नहीं होती, बट कितना ही उच्च संस्थान हो, कितना ही मध्य और कितना ही निम्न संस्थान हो, ये फॉर्मूला हर जगह होता है। कोई तनख्वाह लेने जाता है, कोई वहां पर अपनी जान का आखिरी कतरा भी लगाता है, और कोई सिर्फ वहां चाहता है कि मैं बस सिखाऊं और सब मेरी इज्जत करें, इसके अलावा कुछ नहीं। सीख रहे हैं बच्चे, नहीं सीख रहे, उसको घंटा फर्क पड़ता है इससे कि कोई सीख भी रहा है इस चीज को कि नहीं। उनको ये कि बस मेरी दादागिरी चले, मैं सिखाऊं और मेरे आगे कोई ना बोले, और उसके बाद वो घर आ जाता है। इस टाइप के लोग होते हैं। ये एनएलपी के हिसाब से अलग अलग जोन है। बच्चों को खेल क्रीड़ा में प्रोत्साहन दिया जाता है। हॉकी और फुटबॉल के खेलों में मैदान गूंजते हैं। प्रतियोगिताओं में रांची विद्यालय के विद्यार्थी प्राय कप जीतते हैं। रांची के बच्चे कप जीत कर लाते हैं। छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति के बल से मांसपेशियों में शक्ति संचार करने की योगदा प्रणाली सिखाई जाती है। मतलब योगदा प्रणाली के द्वारा कैसे वो अपनी अंदर जो एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, उसको कैसे अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं मांसपेशियों में, अपने अपने शरीर के अंदर उस एनर्जी को कैसे संचार कर सकते हैं। उन्हें योगासन तथा तलवार और लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। इस विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित छात्रों ने बाढ़, अकाल, संकट काल प्रांत की प्रशंसनीय प्रशंसनीय सेवा की। ये सब देने के गुण हैं। अकाल, बाढ़ में सेवा करना, सब देने के गुण हैं। देने का गुण बहुत जरूरी है। और हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं, हम सब लोग बड़े हैं आज। हम सब लोगों ने अपने जमाने में इसके लिए अलर्ट थे कि नहीं, बट अब हम इसके लिए पूर्णतः अलर्ट हैं कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और हम अपने बच्चों को भी इन चीजों की तरफ लेकर जाए कि हम देने के गुण उनमें विकसित कर सकें, ताकि सिर्फ लालच और लेने की भावना ना रहे। बच्चों को अनाथालय लेकर जाना,
वृद्धाश्रम लेकर जाना, ऐसे कुछ ना कुछ उनके हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करवाते रहना, इसमें आनंद की प्राप्ति करवाना, ताकि वो सीखें और कल को वो अपने जीवन में भी ये सब चीजें करते रहें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बागवानी करके सब्जियां भी पैदा करते हैं। कोल, स्थाल और मुंडा आदि प्रांत, यहाँ पहली बार सुन रहे हैं इन सबके नाम। कोल, संथाल और मुंडा आदि प्रांत की आदिवासी जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा हिंदी माध्यम में दी जाती है। केवल लड़कियों के लिए कक्षाएं आसपास के गांवों में चलाई जाती हैं। रांची के विद्यालय की अपूर्व विशिष्टता यह है कि यहाँ क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। बालक नियमित आध्यात्मिक साधना और गीता पाठ करते हैं। उन्हें उपदेश एवं प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा सादगी, त्याग, आत्मसम्मान तथा सत्यानुशीलन की शिक्षा दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि बुराइयों से दुख ही मिलता है और अच्छाइयों से सच्चा सुख मिलता है। बुराइयों की तुलना विष मिश्रित शहद के साथ की जा सकती है, जो खाने का लालच, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जब गॉसिपिंग होती है, किसी की जिंदगी धागा धागा, रेशा रेशा। एक मिनट। हाँ जी, सॉरी। जब रेशा रेशा किसी की जिंदगी उधड़ती है तो बड़ा आनंद आता है सुनने में। कर कुछ नहीं सकते, कभी आनंद आता है कभी दुख होता है, बट कर तो कुछ नहीं सकते। जहां आप कर सकते हैं बस वही बात कीजिए। जहां कुछ भी आपके हाथ में नहीं है उसकी बात मत कीजिए। अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आप बात कर रहे हैं, चाहे आप दुख मना रहे हैं चाहे आप सुख मना रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए आपके हाथ में नहीं है, आपके आजू बाजू में कुछ, रिश्ते में कुछ, कहीं भी कुछ, डोंट डिस्कस। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर आइए, तब डिस्कस कीजिए कि हाँ मैं यहाँ ये मदद कर सकता हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो मत कीजिए। आपको कर्म लग जाएगा। अगर आपने कहीं स्वाद ले लिया उसमें तो कर्म लग जाएगा। अपूर्व विशेषता यह है कि यहाँ गीता पाठ इत्यादि बुराइयां सुख मृत्यु से लदी हुई होती हैं, जो खाने का लालच तो मन में पैदा करती हैं, पर बुराइयां मृत्यु से लदी हुई होती। ये सब बुराइयां हैं, जलन, फलन, फलाना ढिकाना, कंपटीशन, कंपैरिजन, चोट पहुंचाना, आगे बढ़ना, एमएनसीज में नाम लिया जाता है, लेग पुलिंग करना, किसी की कौन सी बोलते, रैट रेस करना, केकड़े की तरह आगे ना बढ़ने देना, उसका पैर पकड़ लेना, टांग खींचना, खुद तो ऊपर चढ़ना। केकड़े ऐसे करते हैं, केकड़ों को देखो समुद्र किनारे चट्टानों से चिपके होते हैं। केकड़े जो ऊपर चढ़ने वाले ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, नीचे वाले सारे उसकी टांग पकड़ पकड़ के उसको पानी में फेंक देते हैं। फिर जो उसके नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है, फिर उसकी टांग खींच के उसको पानी में, यही चलता रहता है वहां। यही चलता रहता है, किसी भी केकड़े को चट्टान से ऊपर नहीं जाने देते हो। इतना उनके अंदर ये चीज है। तो इस गुण को मनुष्य ने भी अपना लिया कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच लो और उसको औंधे मुंह गिरा दो, और वो औंधे मुंह ही गिराते हैं। जो पहले वाला केकड़ा है वो औंधे मुंह ही गिरता है नीचे और फिर दोबारा से चढ़ना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस है। तो ये सब मृत्यु के द्वार है। ये सब अभी तक नहीं पता था, अब जब पढ़ना शुरू किया है तो पता चलता है। इसमें गीता का भी जिक्र है। जब आप गीता पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप दूसरी बार पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप पांचवी बार पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, नौवीं बार पढ़ेंगे तब भी कुछ समझ नहीं आएगा, 10वीं 11वीं बार में आपको कुछ समझ आना शुरू होगा। तो लोग कहते हैं मैं तो गीता पढ़ी हुई है, मैं तो गीता पढ़ चुका हूँ, कुछ नहीं सीखा है अभी तक। अगर एक बार पढ़ी है और हम अभिमान कर रहे हैं, अभी तो समझो हमने मतलब एबीसी क्या, ए भी नहीं सीखा, उसका किताब भी नहीं उठाई, ये समझ लो। तो ये शास्त्र इतने गहरे हैं, हमें क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि हमारी औकात नहीं है, हम लिप्त हुए पड़े हैं व्यसनों में। इसलिए हमें गीता समझ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें गीता समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग गीता को आसान कर देते हैं कि मैं इसको आसान कर देता हूं ताकि आम आदमी को समझ आ जाए। आसान नहीं करना, उसको मुश्किल ही पढ़ना है, पर बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से वो समझ आनी शुरू होती है। जब हम उसे रगों में उतारते हैं फिर वो समझ आनी शुरू होती है। एकाग्रता की प्रविधियों के अभ्यास द्वारा शरीर एवं मन की चंचलता को वश में कर लेने की प्रक्रिया के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। क्रिया में क्या करते हैं? सेंटर में ध्यान दो, जीभ पीछे की तरफ रखो,
मन के साथ जुड़े रहो, एनर्जी के साथ जुड़े रहो, सेंटर में ध्यान रखो, एनर्जी से जुड़े रहो। जब हम बार बार सेंटर में ध्यान रखो, एनर्जी से जुड़े रहो, जीप पीछे रखो, सेंटर में ध्यान रखो ना, अपने साथ जुड़े रहो, जीप पीछे रखो, बार 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 ये चीज बोली जा रही है, तो आपके दिमाग में आएगा नमकदानी में नमक खत्म है कि घर में तेल खत्म है कि बॉस को कौन सी फाइल देनी है? आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार आपके कान में क्या आवाज आ रही है? सेंटर में ध्यान रखो, जीभ पीछे रखो, मेडुला ओपन रखो, एनर्जी के साथ जुड़े रहो। कहाँ ध्यान जाएगा? और जब ये प्रैक्टिस रोज करेंगे, एवरीडे करेंगे, नियम से करेंगे, तो धीरे धीरे बॉडी उस सिस्टम में ढलना शुरू हो जाएगी, बॉडी उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। बॉडी अपने आप जो भागती दौड़ती चंचलता में डूबी हुई विचार जाने कहाँ 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 दौड़ते रहते हैं, अपने आप स्थिर होने शुरू हो जाएंगे। फिर अपने आप एक दिन योगिक ज्ञान में आ जाएंगे, अपने आप वो अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। प्रक्रिया है, समय लगेगा। कितना? अपनी अपनी यात्रा, सबकी अपनी अपनी यात्रा। अभी तुषार में बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा मैंने सुना। सबकी अपनी अपनी यात्रा, कि एब्जॉर्ब करने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, क्लास में बैठने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर आने से कुछ नहीं होगा, ये कहने से कि मैं तो रोज आता हूं कुछ नहीं होगा। जब उसका पहला एक्शन अपनी लाइफ में लेकर आएंगे उस दिन कुछ होगा। वही ओपनिंग है। सुनना समझना ये सब ओपनिंग नहीं है, ये सब तो एक स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स। यहाँ हम ये माइलस्टोन्स क्रॉस कर चुके हैं, जस्ट ये सोच के चले। आई जस्ट वांट टू परिवर्तन। ऐड थोड़ा सा इसी में है, क्योंकि अभी ये इसलिए भी क्योंकि जब जब हम लेसन भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये बात हम्म, अभी अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी कि मियर एक्यूमुलेशन ऑफ स्क्रिप्चुरल वेल्थ इज नथिंग। जितना मर्जी एक्यूमुलेट कर लो, कोई फायदा नहीं है। लेसन में लिखा है कि अ मैन a man who goes into self reflection without reading. I like the man who goes into self reflection even if he doesn't read. But a learned man without self reflection is nothing for me. I'm reading a lot. तो ये यही समझने की बात है, पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ। अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं कुछ हो रही, तो वो योगानंदा जी खुद कह रहे हैं नहीं चाहिए। जब तक रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रही, जितना मर्जी एक्यूमुलेट करी जाओ, वो धीरे धीरे पाइलअप होके कचरा बन जाएगा और वो सड़ना शुरू हो जाएगा। उसका उसका कोई फायदा नहीं। फायदा हाँ, नहीं। मैं ये यहाँ पे, मतलब मैं इस चीज को वो कर सकती, मतलब इस चीज को मैं यहाँ पे प्रोत्साहित करूंगी, मतलब हम सभी प्रोत्साहित करेंगे कि पहले तो हम इससे भी बाहर थे। मतलब पहले तो हम पढ़ भी नहीं रहे थे, पहले तो हम सुन भी नहीं रहे थे, पहले तो हम इस तरफ ध्यान में ही नहीं थे, पहले तो हम इस जर्नी पे ही नहीं थे, पहले तो हम हमारा पूरा जीवन बिल्कुल किसी और ही दिशा में चल रहा था। पहले तो हमारे गोल्स अलग थे, सुबह उठते थे तो अलग अलग गोल्स होते। आज हमारे गोल्स अलग हैं। आज हम उठते हैं तो कहते हैं आज 7 बजे क्लास है, अच्छा आज रात को 9:40 पे भी क्लास है, अच्छा क्योंकि उसके लिए टाइम बचाना है, तो कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है, अच्छा योगा भी करनी है, अच्छा सैर भी करनी है, अच्छा ग्राउंडेड भी होना है, अच्छा। आज हमारे गोल्स अलग हैं। हमारे जो गोल्स एक अलग दिशा में चलते थे, आज हम स्वयं की जर्नी के गोल्स बनाकर सुबह हमारी आंख खुलती है। आज जपमाला की करनी है, कौन से टाइम करेंगे, आज तो क्लास भी है, अच्छा उससे पहले कर लेनी, अच्छा रीडिंग भी है, बुक्स भी रीड करनी है, शास्त्र भी पढ़ने। तो अब आप देख रहे डायरेक्शन चेंज हो गई है। मतलब उससे पहले ये चरण है, चरण। दूसरा कि हम आ गए इसके अंदर और हम इन सबको फॉलो कर रहे हैं। अब तीसरा जो तुषार मैम आप बोल रहे हो, हमने रीडिंग तो कर ली, हमने ये सारी चीजें कर ली, अब उससे मैं अपने जीवन में परिवर्तन कितना ला पाया, ये बहुत अहम पड़ाव है। मतलब सब कह रहे हैं अहम कह लो इसे, या। ये बुक रीड करना है, दोबारा भी रीड करना है। पिछली बुक हम्म। पर जब रिफ्लेक्शन, मतलब मेरे को ना वो, मुझे थोड़ा सा पर्सनल व्यू आ रहा है कि सबको आगे आना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, यस, सबको शेयर करना यस, चाहिए। यस। जब हम ग्रुप में भी कुछ डालते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मेरे को ठीक नहीं लगता है। यू शुड बी एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग देयर। लेट पड़ा है, लेट रिस्पॉन्ड करो भाई, करो तो सही। अब कर रहे, ऐसा नहीं कि कर नहीं, अपने लेवल पे कर रहे होंगे, पर बीइंग अ एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप, यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेच्योर पार्टिसिपेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो समझनी चाहिए, वो दिखानी चाहिए। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, जितने 10 15 12 लोग जो हैं रेगुलर है, मुझे पता है आ रहे हैं, सब आते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप तो मतलब आगे चले। अभी बुक दोबारा रीड करनी है, एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा कि अपने प्रैक्टिकली कहाँ हो आप। क्या अगर वही कुछ करना है,
उसका मुझे एक पर्पस नहीं दिख रहा। मुझे मुझे लगता है कि बैठ के बात करें, एक एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, आप लोग अपनी कितनी कमिटमेंट दोगे और कितने आप रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट बनोगे, वो चाहिए। तभी प्रोग्रेशन दिखेगा ना, प्रोग्रेशन दिखना चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स टाइम स्केड्यूल, लाइफ, वर्क कमिटमेंट सबकी है, मुझे पता है, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट जब हम इस ग्रुप में है, इन सिंक में है, माइंड ओपनर में, तो इधर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है कि आप इस बुक से आपने क्या सीखा, वो तो बनता है आपको देना। वो तो आप बताओ क्या सीखा, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए एक एक ब्रेक थ्रू होता है, एक दूसरे के लिए मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है। कहीं किसी का कुछ क्लिक करता है, कुछ ट्रिगर जाग जाता है, पता होना चाहिए क्या सीखा। हो सकता है मैंने स्किप किया हो, लेकिन मैं किसी का पढ़ूंगी तो मुझे समझ आएगा, यार हाँ ये बात थी। जैसे एंड एंड में 2-3 लोग ही आते हैं जो हमेशा रिफ्लेक्शंस देते हैं, तो ट्रिगर करते हैं, उनकी बात सुन के मजा आता है। ऐसे मुझे लगता है सब लोग एक्टिवली बोले, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैं बोलती हूँ कि अगर आपसे नहीं बोला जा रहा